हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवनी ट्यूटोरियल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਫਰਮ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ सोसाइटी। यंग इटली ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? इसका आंसर है मजीनी। मजीनी बारे आप पिछले लैक्चर में भी गल की सी, अज थोड़ा इस डिटेल गल करते हैं। देखो जी, जी जंग इटली पहला तो देखिए भी मजीनी जरा मजीनी एक राष्ट्रवादी होया है इटली का, और उन्होंने जन्म होया सी 22 जून 1805 ईस्वी दे विच। मजीनी बारे कुछ आप पहला जान लेंगे हैं। मजीनी जेडे मजीनी के फादर सी वो एक प्रोफैसर सी, ते मजीनी ने शुरू तो ही पढ़न का शौक सी, और वो एक पहला तो शुरू में हिस्टोरीयन ही बनना चाहते सी। शुरुआती दिनों में मजीनी ने गुड लर्निंग क्वालिटी शोज की, और उन्होंने अपना जोड़ा इंटरस्ट है पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर दिखाया। वो एक हिस्टोरीयन बनना चाहते सी, ते उन्होंने कुछ पेपर भी छापे। वो जेडे 14 साल की उम्र विच यूनिवर्सिटी चले गए, 1826 विच लगभग 21 साल की उम्र विच उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर ली, अते वो फिर गरीबां दे लई वकालत करन लग पई। उन्होंने पुअर मैनस लॉयर भी कहा जान लग पिया। मजीनी लोगों की चेतना को जगाना चाहते सी, और वो इस करके उन्होंने फिर न्यूज़पेपर विच काम करना शुरू कर दिता, ताकि वो वध तो वध अपने आर्टिकल लिख सकन अते लोगों तक अपनी गल नूं पहुंचा सकन। देखो, जो उन्हें पता हो भी कितने कुछ गलत हो रहा है, तो उसनूं गलत साबित करने लई सानूं उस नाल आर्गूमेंट्स करने पैंदे ने, भी हम साबित करना पैंदा भी हाँ जी तुसी जो कर रहे हो वो गलत है। सो उहदे लई नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो नॉलेज कितना आएगी? पढ़न दे नाल। इस तरह मजीनी ने भी पढ़न का बहुत शौक सी, ते उन्होंने बहुत सारिया किताबां पढ़िया, ते बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़िया। मजीनी एक बहुत वधिया राइटर भी सी। उन्होंने जो लिखना शुरू किया तो लोगों ने उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े, लोग उन्होंने पसंद करने लग पे, तो लोगों को लगन लग पे कि हाँ जी ये जो भी कह रहे हैं ये सही है। सो जब ठोटी को पता लगा कि लोग जागृत हो रहे हैं तो अपने अधिकारों की उठ खड़े होंगे, तो उन्होंने मजीनी को बैन कर दिता। उस तो बाद मजीनी अलग अलग जगह पर जाते रहे, उन्होंने छोटिया छोटिया सोसाइटियां बनानिया शुरू कर दित्तियां। उन्होंने 1831 दे विच यंग इटली नाम की पोलिटिकल मूवमेंट बनाई, जिहड़ी कि एक सीक्रेट सोसाइटी सी। इहदे विच 40 साल तो घट वाले, इस विच 40 साल तो घट वाले सारे यंग नूं शामिल किया जाता सी। हौली हौली यंग इटली का जिहड़ा कि विस्तार होंदा गया, अते 2 सालों के 1833 तक इसने लगभग 60,000 लोगों को अपने नाल जोड़ लिया, ते हुण इहदियां कई ब्रांचेज जनोआ ते होर शहरों विच खुल गई। यही मजीनी चाहते थे भी इसका विस्तार होए अते लोग इस दे नाल जुड़न, ताकि इटली नूं एक किया जा सके। 17 मार्च 1961 तक काफ़ी हद तक जो कि इटली नूं एक सारे जो कि छोटे छोटे हिस्सों में सी सब नूं एक यूनाइटेड कर लिता गया। सो यंग इटली ने इटली नूं यूनाइटेड करन दे विच बहुत वड्डी भूमिका निभाई, ते लास्ट 10 मार्च 1872 विच लोगों की चेतना नूं जगाउंदे हुए और उन्होंने लड़ना सिखाते हुए अपने हक लिए मजीनी इस दुनिया नूं अलविदा कह गई। हम नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजिडेंसी सिटी? हेठा लिखिया विचों प्रेजिडेंसी शहर किहड़ा है? देखो, ब्रिटिश द्वारा 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जिहड़े सी डिवेलप किए गए सी, जिन्होंने प्रेजिडेंसी कहा जाता है। ये सीगे बॉम्बे, मद्रास अते कलकत्ता।
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਇਹ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੁੰਬਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੰਬੇ। ਨੈਕਸਟ, under which article untouchability is abolished and its practice is punishable? ਛੂਆਛੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਸੈਕਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਰੋਂਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ। 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 16 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 16 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19। 19 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਅਬੋਲਿਸ਼ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. ਦੇਖੋ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1965 ਅਤੇ ਫਿਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨॉन ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਆਫੈਂਸ, ਇਨਹੈਂਸਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is regarded as the supreme commander of the defense force in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਮੀ, दूसरी हैगी नेवी और तीसरी केड़ी है एयरफोर्स।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिहड़ा साडा वो कौन ने? बिपिन रावत, BAPIN, बिपिन रावत जिहड़े ने आंडे ने चीफ ऑफ डिफेंस। और जिन्हें कि साडी डिफेंस मिनिस्टर कौन ने? साडे डिफेंस मिनिस्टर है ने मिस्टर राजनाथ सिंह। तो अगर ये पूछा जाए कि इसका हैडकुआटर कितने है? हैडकुआटर है न्यू दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब इन लोक सभा? पंजाब विच लोक सभा लई कितने मैंबर चुने जाते हैं? लोक सभा विच पंजाब दे 13 मैंबर होंगे ने। तो राज्य सभा में अगर पूछा जाए राज्य सभा में पंजाब के मैंबरों की गिनती तो वो है 7 जोड़े कि 6 साल लिए इलैक्ट किए जाते हैं। टोटल पंजाब के जोड़े ने 20 मैंबर होंगे ने, 13 लोक सभा तो 7 राज्य सभा। तो इदा ही देखिए मैंबर ऑफ लोक सभा इन इंडिया के टोटल कितने ने? वो मैंबर टोटल है 552 जिसके 530 मैंबर जोड़े ने रिप्रजेंट करते हैं स्टेट में, 20 रिप्रजेंट करते हैं यूनियन टैरेटरी में, तो 2 जोड़े ने नोमीनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो मैंबर ऑफ राज्य सभा के 250 मैंबर होंगे ने। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज बीन गिवन? मुफ्त ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट जोड़ा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेम अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21 अल्फा which made right to education a fundamental right for children between 6 to 14 years। 2002 ਦੇ 86ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 21 ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ देखते आप राइट टू इक्वैलिटी जोड़ा है जिन्होंने भी आर्टिकल 14 तो 18 ने वो जोड़े भी ने वो राइट टू इक्वैलिटी के अंदर ने, तो जोड़े आर्टिकल 19 तो 22 ने ये राइट टू फ्रीडम के अंदर ने। आर्टिकल 23 तो 24 तो जोड़े ने वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ने। आर्टिकल जोड़े ने 25 और 28 ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन ने। और जो 29 और 30 जोड़ा आर्टिकल है वो कल्चरल एजुकेशनल राइट है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 21 ਜਿਹੜਾ 19 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? हेठा लिखा विचों केड़ी समीकरण ठीक है? देखो सब तो पहला है सेविंग इज इक्वल टू इनकम प्लस कंजम्पशन। बचत जी है आमदन और उपभोग के बराबर होती है। सब तो पहला सानू तिना चीज़ों के बारे पता होना चाहिए कि सेविंग की है, इनकम की है, कंजम्पशन की है। देखो जी सेविंग होंगी है बचत जी आप इनकम आती है हम उस तो बाद आप जो कंज्यूम कर लेंगे उस तो बाद जो बच जाता वो सेविंग होंगी है। इनकम जो आप टोटल कमाई की वो सारी इनकम है। तो जो भी आप अपना कंज्यूम कर लिया कोई खान पीन ते कोई रहन सहन ते कपड़े ते वो सारी आड़ियाँ कंजम्पशन आ गया। सो इतने उन्हें कहा भी सेविंग जड़ियाँ वा वो इनकम ते प्लस कंजम्पशन होंगी है। जी बचत है आमदन ते उपभोग के बराबर होंगी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जी बचत है वो आमदन विचों जदों उपभोग में माइनस कर दिता जाएगा
यानी कि इनकम चों कंजम्पशन माइनस कर दी जाएगी तो फिर आएगी। सो ये वाली इक्वेशन जी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। और दूसरी देखते हैं, दूसरी ऑप्शन देख है सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन माइनस इनकम। बचत जी है उपभोग चो आमदन घटा दी जाए। देखो उपभोग विचों आमदन टाइम मान लो कि साडी इनकम 100 रुपया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ कि 60 रुपये कंज्यूम कर लिए, 60 रुपये की कंजम्पशन कर लीए, ठीक है। वो कहता भी कंजम्पशन ਵਿੱਚੋਂ इनकम घटा दी जाए तो साड़ी बचत आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आप 60 चों 100 घटावांगे तो माइनस आ जाएगी, तो माइनस जी है साड़ी बचत नहीं हो सकती। ये इक्वेशन इदा होनी सी अगर आमदन इत्थे हुंदी तो उपभोग इत्थे हुंदा, जानी कि इनकम माइनस कंजम्पशन हुंदी फिर सेविंग आना सी। सो ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन दी है इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन। जी साड़ी आमदन है वह बचत और उपभोग के बराबर होंगी है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जी साड़ी आमदन है वो कुछ हिस्सा आप बचा लें बचत करते हैं, तो कुछ खर्च कर लें, तो अगर दोनों मिला दिता जाता है तो वो जी है साड़ी की आमदन हो जाती है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। चौथी भी देख लें आप, लिखा कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग। उपभोग जो है आमदन और बचत के बराबर होंगे है, जो कि गलत है। जो आमदन के विचों आप बचत को घटा दईए तो फिर जोड़ा वा उपभोग निकल के आता है। कंजम्पशन जी है इनकम माइनस सेविंग होंगी है, ना कि इनकम प्लस सेविंग। सो कंजम्पशन जी है वो होंगी है इनकम माइनस सेविंग। सो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हमारी जी सही सी थर्ड वन। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप बिलोंग टू ऑल डायरेक्ट टैक्सेस। हेठा लिखा विचों केड़ा ग्रुप सीधे कर रहा है, तो दसना भी इन्होंने डायरेक्ट टैक्स किहड़े ने। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स तो वेल्थ टैक्स। आओ थोड़ा जहा इन्होंने बारे डिटेल से देख लेनी है। नेक्स्ट देखो मेनली टैक्सेस जोड़े ने उन्होंने आप दो हिस्सों च वंडिया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स जोड़े होंगे ने वो जोड़े ने हम सीधे तौर के उत्ते लगते हैं। द बर्डन कांट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। इसका जोड़ा भार है सीधा जो टैक्स पेयर बेयर करता है, इन्हें दूसरे किसी से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स किहड़े ने देखो, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम से लगता है, सैलरी से प्रॉफिट से इदा लगता है। ये एग्जाम्पल कुछ दित्तियां ने हम। इनकम टैक्स ये जो डायरेक्ट टैक्स होंगे, कॉरपोरेट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स जड़ियाँ ने ये सीधे कर दिया एग्जाम्पल ने डायरेक्ट टैक्स दी एग्जाम्पल्स ने। इनडायरेक्ट टैक्स किहड़े होंगे ने, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़े ने जोड़ा बर्डन है वो टैक्स पेयर जोड़ा वा अगे किसी होर ते भी शिफ्ट कर सकता है। ये मेन जोड़े टैक्स दी किस्मां ने वो है सेल टैक्स तो दूसरा सर्विस टैक्स। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट। सो आप देखते हैं इन्होंने चो कि ऑप्शन सही है। देखो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, सेल टैक्स जोड़ा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सैकेंड ऑप्शन में देखते हैं आप इनकम टैक्स ठीक है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, वेल्थ डायरेक्ट है, सेल जड़ा इनडायरेक्ट है, इनकम डायरेक्ट है, गिफ्ट डायरेक्ट है, वेल्थ जड़ा डायरेक्ट टैक्स है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हम थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए भी किहड़े टैक्स जोड़े ने वो डायरेक्ट होंगे ने किहड़े इनडायरेक्ट होंगे हैं। अगर सिर्फ सानू इन्ना ही पता हो जो सेल टैक्स है वो इनडायरेक्ट है तो फिर आप की कर सकते सी, फिर इस दे नाल साडियां तिन्ने ऑप्शन जिहड़ियां सी और रॉन्ग हो जानियां सी और ऑप्शन ऑटोमैटिकली करैक्ट हो जानी सी। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केड़ा बैंक केंद्रीय बैंक है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट। जोड़ा भारतीय रिजर्व बैंक है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है।
ਕੁਝ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ RBI ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 85 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1935 ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ RBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।